इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई, मतलब स्पेशल टेस्ट ऑफिस। जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना था। ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सबके सब हद मार के इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर जूली। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं, इतना महंगाई क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के हिस्सा रह चुके हैं। धोखाधड़ी से इस डकैत ने प्री श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद इसका फिर भी दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग के मेंबर से मिलकर ये किया। इस डकैत के गैंग के मेन आदमी को शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मर बना दिया। और दूसरी बात, इस डकैत का सबसे बड़ा एडवांटेज था वो है पब्लिक का सपोर्ट। बात है आज से 72 साल पहले की। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर पे होता है, एक ऐसा परिवार जो खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना डेली का गुजारा करता है। इस बच्चे का सारा जीवन गोपीनाथ के आसपास जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की समझ ज्यादा होने लगी। हथियार चलाना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी जानवरों का शिकार करना इसका एक शौक बन गया था। और यही नहीं, बड़े होने के बाद इसने लाल चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। और बस इतना ही नहीं, ये बंदा गैर कानूनी शिकार भी करने लगा और उससे भी बहुत पैसा कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। सिर्फ यही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की लकड़ी को स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी कमाए। जिस बंदे ने इलीगल काम अपने गांव से स्टार्ट किया था वो आज बहुत बड़ा तस्करी बन चुका था। इस बंदे ने स्मगलिंग की शुरुआत अपने गांव के पास जंगलों से की थी, जिसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना बढ़ चुका था। और कहा जाता है कि वह बंदा जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट एंड फाइन था कि कोई भी जानवर अगर आते थे तो वह सूंघ के पहचान लेता था कि कौन सा जानवर है और वो कितनी दूरी में है। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगल में इतनी सारी कुछ होती और पुलिस तो चुपचाप बैठी नहीं होगी, पुलिस भी अपने कोशिश में लगी हुई थी। पर पुलिस इस आदमी का बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसे ढूंढने पर भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसका एडवांटेज था कि तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ये ऑपरेट कर रहा था। तो पुलिस से बचने के लिए ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक तुरंत भाग जाता था और पुलिस अपनी एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से फंस जाती थी। और सबसे बड़ा इस आदमी का एडवांटेज था वो है पब्लिक का सपोर्ट। इन जंगलों के गाँव में जो ये ऑपरेट करता था उस गाँव के लोग इसे रॉबिन हुड मानते थे, क्योंकि बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार भी दिया था। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का प्लान बनाते थे तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से गांव वाले के सारे प्लान फेल हो जाते थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिस और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने का राह पर चल पड़ा। 1984 में उसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। वो किस लिए ऑर्गेनाइज किया था आगे मैं बताऊंगी आपको। असल में ये हाल फिलहाल में 32 साल का हुआ था। इसका माइंड का सोच ये था कि उसको किसी के अंडर काम करना ही नहीं है। अपने आप को सबसे ऊपर लाने के लिए इसने एक हथकंडा बनाया। तो फिर एक दिन इसने जंगल में एक डिनर का ऑर्गेनाइजर किया और इस इलाके सभी लोकल गुंडे को ये बोलते हुए इनवाइट किया कि दावत में तुम सभी को बुला रहा हूँ, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी मेरा भी। और मैक्सिमम लोकल डकैत ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सबका बढ़िया से खाना पीना हो जाता है। खाना खाने के बाद यह बंदा सभी को एक एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल रहता है। अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इस तरीके से इस बंदे ने वहां के सभी लोकल गुंडों को खत्म करके 1984 में अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में पी श्रीनिवासन नाम के एक पुलिस वाले को एक खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियार के इस जंगल में, इस एरिया में मिलूंगा, हिम्मत है तो तुम यहाँ पे आ जाओ।
तो उस पी श्रीनिवास ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वो आया उससे मिलने के लिए उस जंगल में। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास को सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी। फिर दोबारा साल 2000 में इसने अनबिलीवेबल कांड किया। इनको तो आप सभी कोई जानते होंगे, कन्नड़ सिनेमा एक्टर पुनीत राजकुमार, जिनकी अभी अभी 3 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। इनके फादर लीजेंडरी कन्नड़ एक्टर डॉक्टर राजकुमार को भी इस डकैत ने उसके घर पर घुसकर उसे किडनैप कर लिया था और जंगल में ले गया था। डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस में एक रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय वह डकैत उनके घर घुसता है और उन्हें बोलता है, वी वांट सर। और भारी बारिश में डॉक्टर राजकुमार को उसने जंगल ले गया। इस डकैत का सोच यह था कि अगर मैं बड़े लोगों को अरेस्ट करूंगा, उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसने डॉक्टर को 1-2 दिन के लिए बल्कि 3 महीनों के लिए किडनैप कर रखा था और फाइनली डॉक्टर को छोड़ने के लिए इसे डकैत को 30 करोड़ रुपए मिले। फिर उसने अगेन सिमिलरली फिर से दोबारा इसी टाइप्स का किडनैपिंग किया। साल 2002 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर एच नगप्पा को इस डकैत ने किडनैप किया और उनके घर से उसे किडनैप कर जंगल पर ले गया। मिनिस्टर के बदले इस डकैत ने अपने साथी डकैतों को जेल से छुड़वाने की डिमांड रखी। एच नगप्पा को अरेस्ट किए हुए काफी महीने हो चुके थे और फिर अचानक से उनके घर में एक कैसेट आती है। नगप्पा की फैमिली जब बैठकर उसे देखते हैं तो पाया कि डकैत पूरा खुलासा करते हुए बता रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं नगप्पा को नहीं मरवाया हूँ, उसे जयललिता ने मरवाया है। एज अ चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु साल 2002 जयललिता के ऊपर बहुत सारा पब्लिकली और सरकार के द्वारा प्रेशर मिल रहा था। एक ऐसा डकैत जिसने 120 से भी ज्यादा जान ले ली है, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, जिसने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा हो, जिसने करोड़ों के लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग की हो, वो इतने सारे क्राइम करने के बाद भी पकड़ा क्यों नहीं जा सका है। फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एसटीएफ का टीम बनाया, यानी स्पेशल टास्क फोर्स। इस एसटीएफ का एक ही काम था, उसे जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। मुद्दे की बात यह है कि एसटीएफ इसलिए भी खास था क्योंकि एसटीएफ की कहानी में एक हीरो था। आईपीएस के विजय कुमार लीड कर रहे थे। के विजय कुमार साल 1985 से 1990 तक देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप यानी एसपीजी का हिस्सा रह चुके हैं। एसटीएफ टीम सबसे पहले उसके गैंग के मेन आदमी को पकड़ता है, उसके बाद उसे साम दाम दंड भेद समझा करके उसे अपना इन्फॉर्मर बना लेता है। उस डकैत को इंटरव्यू देना और पब्लिक के सामने रखने का बहुत शौक था और यही शौक इसको भारी पड़ गया। असल में पुलिस स्टेशन में की गई एक मीटिंग में प्रोजेक्टर में चल रहे इस डकैत इंटरव्यू चल रहा था और सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस डकैत को कैसे पकड़ा जाए और यहाँ के विजय कुमार भी मौजूद थे। और के विजय कुमार ने यह चीज नोटिस किया कि जब यह डकैत लेटर पढ़ रहा है तो उसे बार बार लेटर को आगे और पीछे करके देख रहा है, यानी उसे आंखों में देखने में कुछ प्रॉब्लम है और यही आंखों में प्रॉब्लम देखकर विजय कुमार उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। किसी भी तरह से उसे जंगल के बाहर लाना था। तभी उसे गैंग के कुछ मेंबर जिसे विजय कुमार ने अपने तरफ कर लिया था, उन्हीं के थ्रू आज डकैत को इलाज के लिए मनवाना था और जंगल से बाहर लेकर आना था। खैर किसी भी तरह करके डकैत मान गया था इलाज करवाने के लिए अपने आंखों का जंगल से और अपनी सिटी से बाहर। और इलाज के लिए आप जो यहाँ एम्बुलेंस देख रहे हो, दरअसल ये एसटीएफ का ही भेजी गई एक वैन है। ड्राइवर भी एसटीएफ का ही बंदा है। मतलब यहाँ डकैत पूरी तरह से फंस चुका है और डकैत को ये पता नहीं है कि ये एसटीएफ का एम्बुलेंस है और यहाँ जो ड्राइवर बैठी हुई है वो भी एसटीएफ के बंदे हैं और उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। उसके बाद थोड़ी देर जाने के बाद एसटीएफ के सारे मेंबर एम्बुलेंस को घेर लेते हैं बीच रोड पे। सारे वहाँ पहले से ही तैनात रहते हैं और सारे लोग उसे घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेरने के बाद उसे बाहर बुलाते हैं कि तुम बाहर आओ। वह फिर भी नहीं सुनता है। उसके बाद लास्ट में वही होता है जो सारे एसटीएफ प्लान करते हैं। सारे पुलिस मिल करके उसे 300 से भी ज़्यादा गोलियां मार देते हैं, एम्बुलेंस का चकनाचूर कर देते हैं और उसके अंदर जितने भी डकैत बैठे हुए थे और जो मेन डकैत था उसके साथ ही और वो मारे जा चुके होते हैं और फाइनली डकैत की मौत हो जाती है। और ये कहानी सुनकर आपको लगता होगा कि ये पुष्पा की कहानी है, लेकिन नहीं, ये पुष्पा की कहानी नहीं है, बल्कि ये साउथ इंडिया के सबसे बड़े डकैत वीरप्पन की रियल स्टोरी थी। और अब जानते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। पूरी धरती पर ये पेड़ मेजरली साउथ इंडिया के सिसचलम के जंगलों में ही पाए जाते हैं।
इंडिया लाल चंदन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और धरती पर उगने वाला ये लाल चंदन किसी भी सोने से कम नहीं है और सदियों से लाल चंदन के पेड़ की डिमांड रही है। और साल 1792 में टीपू सुल्तान ने इस पेड़ को रॉयल ट्री के नाम दिया था। लाल चंदन के पेड़ में बहुत से मिनरल्स भी मिलते हैं। लाल चंदन की लकड़ी चाइना, जापान जैसी कंट्रीज में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का भी वर्क किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में भी काम आता है और यही नहीं, लाल चंदन लकड़ी से बनाई गई एक कुर्सी 10 लाख पड़ती है। और लाल चंदन की लकड़ी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। लाल चंदन की लकड़ी पिंपल्स को ठीक करने में, जले हुए स्किन को ठीक करने में और एक्ने, स्कार्स एक्सेट्रा में काफी यूजफुल होती है। और यही नहीं, लाल चंदन की लकड़ी यूरोपियन कंट्रीज में मेडिसिन कलरिंग एजेंट का रूप में यूज किया जाता है। और यही नहीं, लाल चंदन की लकड़ी से माला, परफ्यूम्स, धूप बत्ती, अगरबत्तियों में और इसके अलावा हिंदू धर्मों में भगवान में इसका लेप भी लगाया जाता है। मतलब लाल चंदन लकड़ी से कुछ भी बना हो वो हाई रेटेड वैल्यू में ही सेल होता है। लाल चंदन लकड़ी का इस्तेमाल इजिप्शियन भी करते थे डेड बॉडी के ऊपर उसका लेप लगाकर, ताकि लाश जल्दी ना सड़े। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।